हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 किंग्स एंड किंगडम। इस तरीके का चैप्टर हमने क्लास 6 हिस्ट्री में भी पढ़ा था। तो ये जो किंग है, ये किंगडम है, ये एंशियंट टाइम से कैसे डिफरेंट है, क्या क्या चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में हमने क्लास 6 हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था? हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पोस्ट गुप्ता पीरियड पढ़ा था, जिसमें जो रूलर्स थे गुप्ता साम्राज्य के डिक्लाइन होने के बाद नॉर्थ में हर्षवर्धन था और साउथ में चालुक्य और पल्लवास रूल कर रहे थे। जैसे ही हर्षवर्धन जो है साउथ की तरफ आने की कोशिश करता है, नर्मदा रिवर को क्रॉस करता है, तो चालुक्य रूलर पुलकेशिन द्वितीय उसे हरा देता है, उसे खत्म कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो पुलकेशिन सेकेंड था उसका भी धीरे धीरे रूल खत्म होगा। तो उसका रूल खत्म होता है 7th सेंचुरी के अराउंड। ठीक है, यहाँ पर हम एवरेज बात करेंगे, अभी एग्जैक्ट हम ईयर की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो 7th सेंचुरी में उसका रूल खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यानी कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं 7th से लगाकर 12th सेंचुरी तक के बीच में क्या हुआ, कौन कौन सी डायनेस्टीज हुई, क्या क्या चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिले और आखिर ये डायनेस्टीज बनी कैसे। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि जैसे मान लीजिए चालुक्य पल्लवास खत्म होते जा रहे, धीरे धीरे हर्षवर्धन का रूल खत्म हो गया, अब नई डायनेस्टीज बनी कैसे? अचानक से ऐसा थोड़ी कि कोई व्यक्ति चलो कोई नहीं है तो हम राज करने लग जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना हुआ, कुछ तो रहा होगा कैसे नए किंग्स किंगडम्स बने। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर न्यू डायनेस्टीज का इमर्जेंस कैसे हुआ, न्यू डायनेस्टीज बनी कैसे, आखिर उनका उदय कैसे हुआ, वो पावर में कैसे आई, वो हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रशस्तियों, कौन से राजा के बारे में कौन सी प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ब्राह्मण्स का यहाँ पर क्या रोल था, क्योंकि ब्राह्मण्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ रहा था, तो वो भी हम पढ़ेंगे। फिर न्यू डायनेस्टीज के बाद हम एक इम्पोर्टेंट डायनेस्टी जिसे हम चोला डायनेस्टी कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर चोला डायनेस्टी जो थी वो एंशियंट से डिफरेंट थी और यहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, बहुत फेमस ये डायनेस्टी यहाँ पर रही, पावर में रही, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। किन किन चीज़ों में आगे हम जानेंगे। इस चोला एम्पायर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये भी हम पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ वो हम पढ़ेंगे, और साथ ही टेम्पल आर्किटेक्चर, क्योंकि जो चोलास के टाइम का टेम्पल आर्किटेक्चर है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। फाइनेस्ट टेम्पल आर्किटेक्चर जो माना जाता है चोलास का माना जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। कहाँ से हम शुरू करेंगे? न्यू डायनेस्टीज, यानी कि जो नए डायनेस्टी, नए किंगडम्स हुए वो कैसे उनकी शुरुआत हुई, न्यू डायनेस्टीज। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि ये नई डायनेस्टीज आखिर आई कैसे। तो होता क्या था कि जो चालुक्य और पल्लवास तो रूल कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद का ही टाइम हम पढ़ने वाले हैं। तो जो चालुक्य और पल्लव रूल कर रहे थे उनके सबऑर्डिनेट होते थे, यानी कि उनके अंडर कुछ लैंडलॉर्ड्स होते थे, कुछ वॉरियर चीफ्स होते थे जिन्हें सामंत कहा जाता था। ठीक है, जो किंग्स थे, किंग्स के क्या होते थे? सब ऑर्डिनेट्स होते थे। ठीक है, और ये सबऑर्डिनेट कौन होते थे? या तो ये लैंडलॉर्ड होते थे, लैंडलॉर्ड्स, या फिर क्या होते थे? जो चीफ्स होते थे, वॉरियर चीफ्स होते थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जो लैंडलॉर्ड और चीफ्स थे जिन्हें क्या कहा जाता था? सामंत कहा जाता था, सामंत। और ये सामंत क्या करते थे? ये राजा के लिए गिफ्ट लाते थे, गिफ्ट लाते थे, उनके कोर्ट में पेश होते थे, प्रेजेंट होते थे, और उनको मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो सामंत है, राजा के जो सबऑर्डिनेट है, इनको पावर मिल गई। तो जैसे ही किसी व्यक्ति को पावर मिलेगी तो वो भी सत्ता में आना चाहेगा, क्योंकि सब कुछ ही तो हम देखते हैं कि क्या है, सत्ता का ही खेल है, स्ट्रगल फॉर पावर, हर किसी को पावर चाहिए। तो यहाँ पर भी
पूरा इतिहास इसी बात पर तो है। हम किसी भी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कि कैसे लोग पावर में आए, ठीक है, क्या कैसे वहाँ पर रूल होता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सामंत थे उनको जैसे पावर मिली तो वो सत्ता में आने की उन्होंने कोशिश की कि भाई हमको पावर मिल गई, तो इन्होंने खुद को महामंडलेश्वर महासामंत घोषित कर दिया, ठीक है। जैसे इनके पास पावर आई तो इन्होंने खुद को महासामंत और महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, यानी कि कुछ एरिया का खुद को रूलर घोषित कर दिया। और इसी तरीके से ये क्या बन गए, इन्होंने खुद के इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी बना लिए, ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात करें, कैसे भाई कैसे सामंत ने बना लिया, कोई एग्जाम्पल तो होगा हमारे पास, बिल्कुल है हमारे पास। जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में राष्ट्रकूट के बारे में, गुर्जर प्रतिहार के बारे में, तो इनका उदय इसी तरीके से होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो राष्ट्रकूटास थे, राष्ट्रकूटास, इनका उदय कैसे हुआ, ये पावर में कैसे आए, क्योंकि इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो चालुक्य रूलर्स थे, चालुक्य रूलर्स कहाँ पर, कर्नाटका में जो रूल कर रहे थे, कर्नाटका में जो चालुक्य रूलर्स थे उनके सबऑर्डिनेट में, यानी कि चीफ थे ये राष्ट्रकूटा, चीफ थे राष्ट्रकूट। और उनमें से एक चीफ जिसका नाम है दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चालुक्य रूलर्स जो थे उनको ओवरथ्रू कर दिया, उनको पावर से हटा दिया, ठीक है। ओवरथ्रू चालुक्य रूलर, और फिर क्या किया, इन्होंने राजा को हटा दिया तो अब खुद राजा बनेंगे, और राजा ऐसे ही थोड़ी बन सकता था, राजा के लिए क्षत्रिय होना आवश्यक है। तो यहाँ पर कोई भी अगर क्षत्रिय नहीं है तो वो कैसे, अगर वो राजा बनने के लायक है या राजा बनना चाहता है, अगर वो क्षत्रिय नहीं है तो कैसे वो राजा बनेगा। तो एक रिचुअल होता था, एक रिचुअल जिसको परफॉर्म करके कोई भी राजा बन सकता था, और उसे हम कहते हैं हिरण्यगर्भा, हिरण्यगर्भा, जिसे गोल्डन वोम कहा जाता है। हिरण्यगर्भा एक ऐसा रिचुअल होता है जो व्यक्ति परफॉर्म करता है, ब्राह्मण्स के साथ इसे परफॉर्म किया जाता है, और जो व्यक्ति परफॉर्म करता है माना जाता है कि इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद उसका रीबर्थ हो जाता है एज अ क्षत्रिय, यानी कि उसका पुनर्जन्म हो जाता है, किस रूप में, क्षत्रिय के रूप में। चाहे वो जन्म से क्षत्रिय नहीं भी है तो वो सॉरी क्षत्रिय बन जाता है, और अगर वो क्षत्रिय बन जाएगा तो वो राजा भी बन सकता है। तो इस तरीके से राजा बन गए थे। कौन बने थे, दंती दुर्ग बना था, और कौन सी डायनेस्टी की यहाँ पर शुरुआत हुई, राष्ट्रकूटास की, ठीक है। लेकिन आपका सवाल होगा क्या केवल हिरण्यगर्भा से ही राजा बना जा सकता था, तो और भी कई तरीके थे राजा बनने के। जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण है, कोई जन्म से अगर ब्राह्मण है तो वो अपना प्रोफेशन त्याग देते थे और अपनी जो क्षत्रिय बन जाते थे। क्षत्रिय कैसे बन जाते थे, अपनी मिलिट्री स्किल से। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो कदम्ब मयूर शर्मन थे, जो कि कर्नाटका में जिन्होंने रूल किया, कर्नाटका में, और इसके अलावा जो गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र थे, प्रतिहार, जिन्होंने गुजरात राजस्थान वाले एरिया में जिन्होंने रूल किया, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम राजस्थान वाला जो एरिया है जहाँ पर इन्होंने रूल किया। तो ये कैसे रूलर बने, तो इन्होंने क्या किया कि जन्म से ब्राह्मण थे, अपने प्रोफेशन को उन्होंने त्याग दिया, और अपनी मिलिट्री स्किल की मदद से, अपनी युद्ध कला की मदद से ये क्या बने, राजा बने। कौन, कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम पढ़ाई करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये जो डायनेस्टी थी, ये जो किंगडम्स थे, इनमें रूल्स कैसे बनते थे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर होता था। एडमिनिस्ट्रेशन की अब हम बात कर लेते हैं। तो जो राजा होते थे उनके लिए कुछ टाइटल्स होते थे, ठीक है, कुछ टाइटल्स, जैसे कि अगर हम बात करें महाराजाधिराज, या फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती, त्रिभुवन
चक्रवर्ती, तो इस तरीके के टाइटल्स राजा के पास होते थे, यानी कि तीनों लोगों का राजा या फिर महाराजा, यानी कि राजाओं में सबसे महान, इस तरीके के टाइटल इनके पास होते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही सब कुछ काम कर लेंगे, यानी कि अकेले ही सब कुछ मैनेज कर लेंगे। इनके पास कुछ लोग होते थे ऑब्वियसली, जिन्हें हम सामंत की हमने बात करी, तो ये अपनी पावर को क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। किसके बीच में, जो ट्रेडर्स होते थे, सामंत होते थे, जो ब्राह्मण्स होते थे, इनके साथ भी ये पावर को शेयर करते थे और साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से यहाँ पर चलता था। एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से होता था, रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके के यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, अब इनको रिसोर्सेज कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ मैनेज करना है, किले बनाने हैं, मंदिर बनवाने हैं, कोई भी काम होगा तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, मनी चाहिए, तो वो कहाँ से मिलता था, तो वो इनको मिलता था टैक्स और रेवेन्यू से। ठीक है, टैक्स और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है, रेवेन्यू जो होता है वो टोटल अमाउंट ऑफ जो टैक्स है जो किसी व्यक्ति के पास आता है, राजा के पास आता है, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, टैक्स की अगर हम बात करें तो जो एक व्यक्ति दे रहा है मनी, उसे हम टैक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो टैक्स रेवेन्यू के अंदर ही आता है, लेकिन रेवेन्यू, सारे रेवेन्यू टैक्स नहीं होते हैं। ठीक है, सारे टैक्स रेवेन्यू के अंदर आते हैं, यहाँ तक समझिएगा ध्यान से, ताकि कन्फ्यूज़न आपको आगे ना हो। तो इस तरीके से टैक्स और रेवेन्यू लिए जाते थे। जो पीजेंट्स होते थे, केटल कीपर होते थे, और जो आर्टिशंस होते थे, उनको फोर्स किया जाता था या कन्विंस किया जाता था कि आपका जो प्रोडक्शन होगा उसमें से कुछ हिस्सा हमें भी देना पड़ेगा। ज़मीन का भी रेंट लेते थे, क्योंकि राजा है तो उसकी ज़मीन भी उसी की होगी, तो आप वहाँ पर खेती कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपको रेंट पे करना होगा, तो इस तरीके से रेंट भी लिया जाता था। टैक्स की अगर हम बात करें तो जो चोलास के टाइम पर 400 तरह के टैक्स की यहाँ पर हमें वर्णन देखने को मिलता है, उसके बारे में जानने को मिलता है, जिसमें से दो फेमस टैक्स हैं। कौन से, वेत्ती और कदमाई। क्या है ये, वेत्ती का मतलब होता है कि फोर्स्ड लेबर, आपसे मनी नहीं लिया जाएगा, पर आपको ज़बरदस्ती काम करवाया जाएगा। और अगर हम बात करें कदमाई की, तो ये क्या था, लैंड रेवेन्यू था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और कई सारी चीज़ों पर 400 तरह के टैक्स की हमने बात करी, तो ये केवल दो हैं। ऐसे मतलब आपको किसी पेड़ से चढ़कर कुछ भी तोड़ना है तो उसके लिए टैक्स, ज़मीन के लिए टैक्स, बहुत सारे तरह के टैक्स यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। तो ये तो हमने टैक्स की बात कर ली। अब यहाँ पर स्पेशली हम क्या बात करते हैं कि राजा के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, प्रशस्ति से। तो प्रशस्ति की भी हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, प्रशस्ति। ठीक है, अब प्रशस्ति जो होती है ये किसी की प्रशंसा में लिखी जाती है और उस राजा के कवियों द्वारा लिखी जाती हैं, तो ऑब्वियसली बढ़ा चढ़ाकर भी लिखी जाती है। तो हिस्टोरियंस का मानना है कि पूरी तरीके से सही हम इनको नहीं मान सकते। जैसे कि अगर हम बात करें, तो प्रशस्ति का मतलब क्या है कि राजा खुद को के साथ दिखाना चाहता है, वो प्रशस्ति में ज़्यादातर देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो जो प्रतिहार रूलर था, प्रतिहार, कौन, नागभट्ट, नागभट्ट, तो इनकी जो प्रशस्ति है जो कि संस्कृत में लिखी गई है, वो हमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर से मिलती है। ठीक है, और इनकी प्रशस्ति में क्या बताया गया है कि सिंध, विदर्भ और कलिंगा के जो राजा थे, तो वो उनके सामने झुक जाते थे, और जो एरिया है कन्नौज वाला, महाराष्ट्र वाला, गुजरात वाला, मध्य प्रदेश वाला, यहाँ के जो रूलर्स थे, इनके साथ जो युद्ध होते थे, तो इनमें विजय इन्हें प्राप्त होती थी। इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर भी कई बार दिखाया हमें यहाँ पर जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये प्रशस्ति जो थी ये कौन लिखता था, तो ये लिखी जाती थी ब्राह्मण्स के द्वारा, ब्राह्मण्स के द्वारा। और ब्राह्मण्स कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी सपोर्ट करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। इन ब्राह्मण को राजा के द्वारा क्या दिया जाता था, लैंड ग्रेंट्स दिए जाते थे, लैंड ग्रेंट्स यानी कि जमीन दी जाती थी। और इसके रिकॉर्ड कहाँ पर रखे जाते थे, जमीन दी है तो रिकॉर्ड भी तो होगा, तो कॉपर प्लेट्स पर रिकॉर्ड रखे जाते थे, कॉपर प्लेट्स। जैसे आपकी बुक में इमेज दी हुई कि इस तरीके से आपको कॉपर प्लेट साथ में अरेंज यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, कई सारे उन पे रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं ज़मीन के, तो इस तरीके से रिकॉर्ड यहाँ पर लिखे जाते थे। ठीक है,
यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये हमने क्या बात कर ली कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो महाराजाधिराज त्रिभुवन चक्रवर्ती जैसे इनके पास टाइटल होते थे, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी पावर शेयर कर देते ट्रेडर, सामंत और ब्राह्मण्स के साथ। टैक्स कलेक्ट करते थे व्यक्ति यानी कि फिक्स्ड लेबर और कदमा यानी कि लैंड रेवेन्यू, इस तरीके की टैक्स। और इनका यूज़ कहाँ होता था, किले बनवाने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ मैनेज करने के लिए। ऑब्वियसली रिसोर्सेज, पैसा चाहिए, तो इसके लिए टैक्स कलेक्ट किया जाता था। प्रशस्ति से हमें किसी राजा के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन बढ़ा चढ़ा कर लिखी जाती है तो कई बार सही नहीं होती है। जैसे कि जो प्रतिहार रूलर है नाग भट्ट, जिसके प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई है, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमें मिलती है, जिसमें उनके बारे में क्या बताया गया है कि उन्होंने कहाँ पर, सिंध, कलिंगा और विदर्भ, ये वाले जो रूलर्स थे, किंग्स थे, ये इनके सामने झुक जाते थे। और अगर हम बात करें कन्नौज, जो मध्य प्रदेश, गुजरात, जहाँ पर रूल कर रहे थे राजा, उनके साथ युद्ध होता था तो ये जीत जाते थे। कई राजाओं से इन्होंने विजय प्राप्त करी है, इसका हमें जानकारी हमें प्रशस्ति में देखने को मिलती है। ब्राह्मण्स के द्वारा लिखी जाती थी, इन्हें राजा के द्वारा लैंड ग्रेंट्स दिए जाते थे और रिकॉर्ड कॉपर प्लेट्स पर रखे जाते थे। तो ये हमने कंप्लीट जान लिया प्रशस्ति के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम जान लेते हैं कि युद्ध, यहाँ पर युद्ध जो होते थे, युद्ध क्यों होते थे। ठीक है, राजा महाराजा की जब भी बात आएगी तो युद्ध की भी बात आएगी, तो युद्ध यहाँ पर क्यों होते थे वो हम अब जान लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वॉरफेयर फॉर वेल्थ। वॉरफेयर फॉर वेल्थ यानी कि वेल्थ के लिए कैसे युद्ध होते थे। तो जैसे कि हर राजा को पावर चाहिए तो वो युद्ध भी करेंगे, तो ऐसे राजा से करेंगे जिसके पास कुछ संपत्ति हो बहुत ज़्यादा, और ऐसे प्लेसेस को टारगेट करेंगे जहाँ से उन्हें कुछ मिल सकता है। जैसे कि जहाँ पर एंशिएंट टाइम में युद्ध होते थे तो वहाँ पर मंदिरों को ज़्यादा टारगेट किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा खजाना, रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते थे, तो मंदिरों को बहुत टारगेट किया जाता था। और वेल्दी सिटीज़ को, जैसे कि अगर हम बात करें, जो कन्नौज की सिटी है, कन्नौज सिटी जो है, जो कि गंगा वैली में है। कहाँ पर है, गंगा वैली में है। कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में है। तो कन्नौज जो सिटी थी उसको टारगेट किया जाता था, उसके लिए लड़ाई होती थी। किसके बीच में होती थी, जो गुर्जर प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालास, इनके बीच में स्ट्रगल चलता रहता था। इनके बीच में स्ट्रगल चलता रहता था किस लिए, कन्नौज की सिटी के लिए। क्यों, क्योंकि ये बहुत वेल्दी सिटी थी और सभी को वेल्थ चाहिए थी, सभी को पावर चाहिए थी, तो इसके लिए ये लड़ते रहते थे। और ये जो तीन पार्टियां थी इसके बीच में स्ट्रगल हो रहा था, इसीलिए इसे ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल भी कहा जाता है, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल की हम बात करें कि कैसे युद्ध हुए वेल्थ गेन करने के लिए, तो महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी जो था, जिसने सब कॉन्टिनेंट पर 17 बार आक्रमण किया और हमेशा उन्होंने क्या किया, मंदिरों को टारगेट किया। 17 बार इन्वेडेड, आक्रमण किया और मंदिरों को इन्होंने टारगेट किया। जो सोमनाथ गुजरात का मंदिर है वो भी इसमें इंक्लूड था। और इन्होंने मंदिरों को टारगेट किया, खूब इन्होंने मंदिरों को लूटा और अपनी जो कैपिटल सिटी थी उसको इम्प्रेसिव, उसको पूरा उस पर खर्चा करने के लिए ये यहाँ पर वेल्थ इन्होंने सब कुछ लूट लिया यहाँ से। ठीक है, अपनी सिटी को इम्प्रेसिव बनाने के लिए। इसके बाद एक और एग्जांपल की हम बात करें तो ये जो लड़ाई हुई थी कब हुई थी, चौहान्स के टाइम पे। ठीक है, चौहान जिन्हें कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान जो इम्पोर्टेंट रूलर है जहाँ के। तो क्या हुआ कि 1191 में मोहम्मद गोरी जो कि सुल्तान था, टर्क रूलर था, जिन्होंने क्या किया कि आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की गलती क्या रही कि उन्होंने इसको मारा नहीं पूरी तरीके से। तो फिर अगले ही साल यानी कि 1192 में मोहम्मद गोरी ने फिर से हमला किया और इस बार पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब पृथ्वीराज चौहान
ने इनको हराया तो पूरी तरीके से मारा नहीं, और इन्होंने तो फिर भाई ये थोड़ी बख्शेंगे क्या, इन्होंने तो क्या किया कि युद्ध में हरा दिया और बंदी बना लिया। फिर आगे किस तरीके से उनकी डेथ होती है वो हम जानेंगे, लेकिन यहाँ तक इतना ही जानना है हमें कि कैसे लूट होती थी, कैसे लूटा जाता था, कैसे आक्रमण किया जाता था, किस लिए आक्रमण किया जाता था, वेल्थ के लिए, क्योंकि सभी को वेल्थ चाहिए, तभी तो उनका पावर स्ट्रगल वो दिखा पाएंगे लोगों को। तो यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट डायनेस्टी, एक इम्पोर्टेंट एम्पायर की बात कर लेते हैं, चोल एम्पायर, जो कि एंशियंट टाइम से डिफरेंट है। एंशियंट टाइम में जो चोल था उसका ज़्यादा एक्सपांशन नहीं था, पूरा एम्पायर नहीं था, छोटे रीजन में वो रूल कर रहे थे। लेकिन ये जो चोला डायनेस्टी है मेडिवल टाइम की, ये बहुत पावरफुल थी। ठीक है, इनकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं इनकी शुरुआत कैसे हुई। जो मेडिवल टाइम में चोलाज है वो पावर में कैसे आए, कैसे उनका उदय हुआ और कैसे इतनी पावर उन्होंने गेन कर ली कि एक एम्पायर बना लिया। तो अब हम चोल साम्राज्य के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिवल हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, और टेम्पल आर्किटेक्चर की स्पेशली हम अगर बात करते हैं। तो चोला डायनेस्टी जो थी वो उसकी शुरुआत कैसे हुई, आखिर में उसका उदय कैसे हुआ। तो जो मुत्तरायुर था, मुत्तरायुर क्या था, ये कावेरी डेल्टा में रूल कर रही थी एक फैमिली। ठीक है, तो जो विजय लाया था, जो कि एंशियंट चोला फैमिली से बिलोंग करता था, और कहाँ का, कौन से एरिया से बिलोंग करता था, उरायूर से बिलोंग करता था, उसने इस डेल्टा को कैप्चर कर लिया। ठीक है, जो मुत्तरायुर थे, जो कि कौन से किंग के अंदर थे, कौन से किंग के अंडर थे, जो पल्लव किंग्स के अंडर थे, जो कांचीपुरम वाले पल्लव है उनके अंडर कौन थे, मुत्तरायुर थे, जो कि कावेरी डेल्टा में रूल कर रहे थे। और फिर क्या हुआ, विजयलया जो कि उरायूर से बिलोंग करता था, जो कि एंशियंट चोला फैमिली का था, उसने डेल्टा को कैप्चर कर लिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने टाउन ऑफ थंजौर बनवाया, टेम्पल बनवाया गॉडेस निशुम्भा सुदीनी देवी के लिए इन्होंने मंदिर बनवाए। यहाँ तक बात क्लियर है, किसने बनवाए, विजयालया ने। ठीक है, थंजावुर का टाउन बनाया और निशुम्भा सुदीनी देवी का मंदिर बनवाया। फिर इनके जो सक्सेसर्स थे, इनके बाद जो रूलर्स थे, उन्होंने साइज और पावर में इनके इस साम्राज्य को और ज़्यादा फैलाया। जैसे अगर हम बात करें राजा फर्स्ट की, जो 985 में किंग बने थे, ये सबसे पावरफुल रूलर थे इस समय के। राजेंद्र वन जो कि इनके सन थे, इन्होंने क्या किया, साउथ ईस्ट एशिया में अपना कंट्रोल किया, श्रीलंका वाले एरिया में अपना कंट्रोल किया, और बहुत ज़्यादा एक्सपांशन यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, जो कि चोला एम्पायर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ही सही वैसे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में फाइनेस्ट जो टेम्पल आर्किटेक्चर, ब्रोंज स्कल्पचर हमें देखने को मिलते हैं, वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, चोला एम्पायर में। थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम, थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम के मंदिर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ब्रोंज इमेजेस देखने को मिलती हैं, ब्रोंज की इमेजेस बहुत सुंदर, बहुत फाइन तरीके से बनाई गई हैं। अब एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर में देखिए, एग्रीकल्चर के बिना कोई संपन्न कैसे हो सकता है। जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, फर्टाइल लैंड होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा क्या होगा, तरक्की होगी, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, तो राज्य भी फला फूला संपन्न होगा। तो जो कावेरी की ब्रांचेस थी, जब कावेरी बे ऑफ बंगाल में मिलती है तो उसके बीच में बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, तो वहाँ पे फर्टाइल लैंड हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी लैंड होती है कल्टीवेशन के लिए, स्पेशली राइस की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए। और तमिलनाडु में वैसे तो पहले से खेती थी, लेकिन 5th और 6th सेंचुरी में लार्ज स्केल कल्टीवेशन हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ने लगा। इरिगेशन के लिए वेल्स, टैंक्स और कैनाल्स यहाँ पर बनाए जाने लगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें कि रूल कैसे होता था आखिर में, तो गांव में सभा बनाई जाती थी, और नाडू बनाई जाती थी। ये क्या है, सभा है, असेंबलीज है। और जो लैंड ओनर्स होते थे उनको टाइटल्स दिए जाते थे, जैसे कि मुवेंदवेलन और अरैयार। मुवेंदवेलन यानी कि जो जो पीजेंट्स होते हैं, जो सर्व करते हैं चीफ को, राजा को, और अरैयार यानी कि जो चीफ होता है, मुख्य होता है, उसको। अब जो ब्रह्मदेव होती है, जो लैंड ब्राह्मणों को दी जाती है,
ठीक है, उसके लिए भी सभा होती थी, उसके मैनेजमेंट के लिए ग्रुप के द्वारा उसकी ध्यान रखी जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, उत्तरामेरू के इंस्क्रिप्शन जो कि हमें कहाँ पर, चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु के, वहाँ पर देखने को मिलते हैं उत्तरामेरू इंस्क्रिप्शन, जिसमें बताया गया है कि एक सभा कैसे ऑर्गेनाइज होती है, सभा के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है। इलेक्शन यहाँ पर आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे प्रोसेस होती थी इलेक्शन की, कि जो मेंबर्स है एलिजिबल मेंबर, एलिजिबल का क्राइटेरिया भी यहाँ पर बताया हुआ है कि एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, कौन इसमें पार्ट ले सकते हैं। तो उनका नाम जो होता था एलिजिबल मेंबर का वो लिख दिया जाता था, एक पोर्ट में डाल दिया जाता था, और एक छोटे बच्चे, एक यंग बॉय को बोल दिया जाता था कि तुम ये चिट्ठी निकालो, और इस तरीके से इलेक्शन होता था, जिसका नाम आएगा वो मेंबर बनेगा। इस तरीके से इलेक्शन यहाँ पर होते थे। तो एक बार वो रिकॉल कर लेते, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है। चोला डायनेस्टी, चोला एम्पायर के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो हम बात कर रहे हैं कब चोला डायनेस्टी बनी, तो ये मिड 9th सेंचुरी की बात है। ठीक है, मुत्तरायुर जो कि कावेरी डेल्टा में रूल कर रहे थे, पल्लव्स के अंडर थे, और विजयलया जो कि उरायूर का था, कैप्चर कर दिया उसने डेल्टा को, और थंजावुर का टाउन बनाया, और निशुंभा सुदिनी देवी का मंदिर बनाया। सक्सेसर्स ने और ज़्यादा साइज में इसको डेवलप किया, जैसे कि राजराजा और राजेंद्र ने। टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत सुंदर यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम के मंदिर में देखने को मिलते हैं, ब्रोंज इमेजेस देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर की बात करें तो लार्ज स्केल कल्टीवेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, और एडमिनिस्ट्रेशन में सभा बनाई जाती थी, और इलेक्शन भी यहाँ पर होते थे। तो आई होप पूरा चैप्टर आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।